अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है कि ये वीडियो जो है बीए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ख़ुसूसी तौर पे तैयार की गई है। इसके अलावा ये वीडियो जो है बीएस पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बरतानिया, अमेरिका और जो पाकिस्तान है इसके पॉलिटिकल सिस्टम को जानने में और इंतहाई अहम जो एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में बहुत अहम आगाही जो है वो हासिल होगी। तो आइए देखते हैं वीडियो जो है पॉलिटिकल साइंस बीए 4th ईयर एमसीक्यूज़, मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो आपके लिए ये वीडियो जो है ख़ुसूसी तौर पे तैयार की गई है। उम्मीद है आपको ये हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शामिल किए गए हैं और उसमें 3 पॉलिटिकल सिस्टम को इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बरतानिया यानी यूके का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और फिर दैन यूएसए अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और फिर तीसरे नंबर पे जो है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से इस वीडियो के अंदर अहम एमसीक्यूज़ शामिल किए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनी तौर पे जो है आप बरतानिया, अमेरिका और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कौन से अहम मौज़ूआत को शामिल किया गया है। अमेरिकी सियासी जमातों के नाम हैं। तो आपने डियर स्टूडेंट्स बताना है कि जो अमेरिका है वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही हैं तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका में बाई पार्टी सिस्टम है, 2 जमाती सियासी निज़ाम है, और उन सियासी जमातों के नाम हैं डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। और उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसका जो इंतखाबी निशान है वो गधा है यानी कि डंकी, और जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका इंतखाबी निशान एलिफेंट है, हाथी। तो डियर स्टूडेंट्स, 2-3 बातें इसमें याद रखनी है कि अमेरिका के अंदर बाईपोलर सिस्टम है, बाई पार्टी सिस्टम है, यानी 2 जमाती सियासी निज़ाम है। एक पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक है जिसका इंतखाबी निशान गधा है, और दूसरी जो सियासी जमात है वो रिपब्लिकन पार्टी है और जिसका इंतखाबी निशान जो है वो हाथी है यानी एलिफेंट। अमेरिकी सियासी जमातों के बारे में एक और अहम बात याद रखिएगा कि अमेरिकी सियासी जमातों के दरमियान कोई नज़रियाती इख्तलाफात नहीं पाए जाते। तो जिस तरह कि बरतानिया के अंदर सियासी जमातों के दरमियान इंतहाई सख्त नज़रियाती इख्तलाफात पाए जाते हैं, तो अमेरिका में ऐसी सूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी अमेरिकी सियासी जमात ग़ुलामी के ख़ात्मे की हामी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी। तो अमेरिका के अंदर एक वक्त था जब वहाँ पे ग़ुलामी का निज़ाम पाया जाता था। तो आपने बताना है कि कौन सी अमेरिकी सियासी जमात जो थी ग़ुलामी के स्लेवरी जो है ग़ुलामी के निज़ाम को ख़त्म करना चाहती थी। तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी थी या रिपब्लिकन पार्टी। तो इसका दुरुस्त जवाब है रिपब्लिकन पार्टी, जिसका इंतखाबी निशान एलिफेंट है। और ये सियासी जमात जो है ये अमेरिका से ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए उसने अपने मंशूर के अंदर जो है इस अहम चीज़ को शामिल किया था। नेक्स्ट है, साबिक़ अमेरिकी सदर इब्राहम लिंकन का ताल्लुक किस सियासी जमात के साथ था। तो इब्राहम लिंकन जो है ये 1860 में जो है ये अमेरिका के सदर मुंतखब हुए थे, और आपने बताना ये है कि ये इनका ताल्लुक किस अमेरिकी सियासी जमात के साथ था। तो यहाँ भी 2 ऑप्शन हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका में 2 ही सियासी जमातें हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। तो आपने बताना है कि इब्राहम लिंकन जो है उसका ताल्लुक किस सियासी जमात के साथ था। तो इसका दुरुस्त जवाब है इब्राहम लिंकन का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी के साथ था जिसका इंतखाबी निशान हाथी था। नेक्स्ट है, ग़ुलामी के मसले पर अमेरिका में खाना जंगी कब लड़ी गई। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा कि एक वक्त था जब अमेरिका में ग़ुलामी का निज़ाम पाया जाता था, ग़ुलामों की बाकायदा ख़रीदो फरोख्त होती थी और ग़ुलाम रखना कानूनी तौर पे जायज़ था। फिर अमेरिका के अंदर जो है ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की गई और अमेरिका के अंदर जो है ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए बाकायदा तौर पे सिविल वार लड़ी गई। तो आपने बताना है कि सिविल वार कब से कब तक लड़ी गई थी और उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1861 से लेकर 1865 तक ये जंग लड़ी गई, जिसका मकसद ग़ुलामी का ख़ात्मा था। और उस वक्त इब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे।
स्टूडेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इब्राहम लिंकन की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इससे पहले हम जान चुके हैं कि वो रिपब्लिकन पार्टी थी और उसकी जो मुखालिफ पार्टी थी वो डेमोक्रेटिक पार्टी थी। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी अमेरिका की, वो अमेरिका के अंदर ग़ुलामी के निज़ाम को कायम रखना चाहती थी, जबकि जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो इब्राहम लिंकन की जो पार्टी थी, वो ग़ुलामी के निज़ाम को ख़त्म करने की हामी थी। और ये जंग 1861 से 1865 तक लड़ी गई और उस वक़्त इब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट सवाल है अमेरिकी सियासी जमातों के बारे में। ये किसने कहा था कि अमेरिकी सियासी जमातों की हैसियत शराब की दो बोतलों की तरह है जिनके लेबल तो मुख्तलिफ हैं लेकिन उनमें एक ही तरह की शराब है। तो अमेरिकी सियासी जमातों के बारे में ये बड़े दिलचस्प रिमार्क्स जो हैं ये किस सियासी मुफक्कर के हैं, किस सियासी तज्ज़िया नगार के हैं कि अमेरिकी सियासी जमातों की हैसियत शराब की दो बोतलों की तरह है जिनके लेबल तो मुख्तलिफ हैं लेकिन उनमें एक ही तरह की शराब है। तो याद रखिएगा कि ये मशहूर जो स्टेटमेंट है अमेरिकी सियासी जमातों के बारे में वो लॉर्ड ब्राइस ने जो है वो कही थी। तो लॉर्ड ब्राइस ने जो है अमेरिकी सियासी जमातों को शराब की उन दो बोतलों की तरह मानंद करार दिया जिनके ऊपर लेबल तो मुख्तलिफ हैं लेकिन अंदर से वो एक जैसी हैं। नेक्स्ट है अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए कायम इंतखाबी अदारा कितने अरकान पर मुश्तमिल होता है। तो अमेरिकी सदर का जो इंतखाब है वो इनडायरेक्ट होता है। पहले मरले में अवाम एक इंतखाबी अदारे का चुनाव करते हैं और फिर उस इंतखाबी अदारे के जो अरकान हैं दूसरे मरले में अमेरिकी सदर को मुंतखब करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मरले में अमेरिकी अवाम जो हैं 538 अरकान पर मुश्तमिल एक इंतखाबी अदारा कायम करते हैं और फिर उस इंतखाबी अदारे के अरकान यानी 538 अरकान जो हैं वो अमेरिकी सदर का इंतखाब करते हैं। ये बात भी याद रखिएगा कि जिस अमेरिकी सदर को 538 में से 270 वोट मिल जाते हैं उसे अमेरिका का कामयाब सदर करार दिया जाता है। तो इंतखाबी इदारे के कुल अरकान की तादाद 538 है और कामयाबी के लिए 538 में से 270 वोट लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल है, इसका जवाब मैंने बता दिया कि इंतखाबी इदारे के अरकान की कुल तादाद 538 है। नेक्स्ट है अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा ईवान कहा जाता है। तो अमेरिका के अंदर जो है जो लेजिस्लेचर है, अमेरिकन लेजिस्लेचर इज़ कॉल्ड कांग्रेस एंड देयर आर टू houses of Congress. The upper house of the Congress is called Senate and the lower house of the Congress is called House of Representatives. लेकिन यहाँ सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि अमेरिकी कांग्रेस जो है उसमें तो दो ईवान हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा ईवान किसे कहा जाता है। तो उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत है, पेंटागन जो कि अमेरिकी फ़ौज का हेडक्वार्टर है। तो अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा ईवान पेंटागन यानी फ़ौज को कहा जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को। ये बात भी याद रखिएगा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा ईवान, थर्ड हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस के पास जुडिशियल रिव्यू का अख्तियार हासिल है कि जब अमेरिकी कांग्रेस किसी कानून की मंजूरी देती है और सदर उसके ऊपर हतमी दस्तखत कर देता है तो इसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो अगर चाहे तो वो उसका अदालती नज़रसानी के ज़रिए उस कानून का जायज़ा लेकर अगर वो कानून आइन से मुताबिकत ना रखता हो, अमेरिकी मफादात के ख़िलाफ़ हो, तो वो इसे कालअदम करार दे सकती है। इसी वजह से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस का तीसरा ईवान भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है अमेरिकी कांग्रेस के ईवान ज़ेरी और ईवान बाला के नाम और उनकी मुद्दत कितनी है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमेरिकी कांग्रेस जो है उसके दो ईवान हैं, द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ सेनेट एंड द लोअर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अमेरिकन कांग्रेस का जो ईवान ज़ेरी है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और उसका जो ईवान बाला है जो कि सेनेट है, तो जो ईवान ज़ेरी है उसका नाम ईवान नुमाइंदगान यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और उसकी मुद्दत 2 साल है। अमेरिकन कांग्रेस का ईवान ज़ेरी जो ईवान नुमाइंदगान यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है उसकी मुद्दत 2 साल है और ये दुनिया का सबसे कम मुद्दत रखने वाला ईवान है। जबकि सेनेट जो है जबकि अपर हाउस जो है उसका नाम सेनेट है और सेनेट एक मुस्तकिल अदारा है और इसके अरकान का इंतखाब जो है वो 6 साल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है
फिलीबस्टरिंग, ये एक टर्म है, फिलीबस्टर से है फिलीबस्टरिंग, किस मुल्क के कानून साज अदारे का मुनफरिद अख्तियार है। ये लफ्ज़ है फिलीबस्टरिंग और आपने बताना है कि ये किस मुल्क के कानून साज अदारे का मुनफरिद अख्तियार है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिलीबस्टरिंग जो है दरअसल अमेरिकी कांग्रेस का जो ईवान बाला सेनेट है, ये उसके अरकान का एक मुनफरिद अख्तियार है। ये क्या अख्तियार है कि इस अख्तियार के ज़रिए अमेरिकी कांग्रेस के जो अरकान हैं, अमेरिकी कांग्रेस का जो ईवान बाला सेनेट है, जो सेनेट के जो अरकान हैं वो तवील तरीन तकरीर करते हैं। जिस अख्तियार को इस्तेमाल करके अमेरिकी कांग्रेस के अमेरिकी सेनेट के जो अरकान हैं वो तवील तरीन तकरीर करते हैं, लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो तवील तरीन तकरीर करने का अमेरिकी सेनेट का अरकान का जो अख्तियार है उसको फिलीबस्टरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है गैरीमैंडरिंग से क्या मुराद है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखनी है कि ये जो गैरीमैंडरिंग है इसको बास का जेरीमैंडरिंग भी कहा जाता है। तो इसको दोनों तलफ़्फ़ुज़ जो है इसके लिए यूज़ टू हैं, तो आप इसको जो है ज़हन में रखिएगा। गैरीमैंडरिंग से क्या मुराद है, तो इसका दुरुस्त जवाब है इंतखाबी हल्का बंदी में बदनुमानी करना और उन्हें इस तरह तब्दील करना जिससे इंदा इलेक्शन में फ़ायदा हो। तो गैरीमैंडरिंग दरअसल है कि इंतखाबात से पहले जब हल्का बंदियाँ की जाती हैं तो उन हल्का बंदियों के अंदर जो हुकूमती पार्टी होती है, जो बरसरे इक़्तिदार या बाअसर पार्टी होती है, वो इंतखाबी हल्के इस तरह कायम करती है कि उससे उनकी जमात को तो फ़ायदा हो लेकिन जो दूसरी मुखालिफ सियासी जमात है उनको नुकसान हो या उनका वोट बैंक जो है मुतासर हो। तो इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए, इंतखाबात के अंदर अपने वोट बैंक को महफूज बनाने के लिए और मुखालिफ सियासी पार्टी के वोट बैंक को तोड़ने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ जो बदनवानी की जाती है और जिस तरह उस हल्कों को तब्दील किया जाता है उसको गैरीमैंडरिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट है किसी मसवदे के मालियाती या गैर मालियाती मसवदा होने का फ़ैसला कौन करता है। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो ये बात रखिएगा कि मसवदा क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, कि किसी भी ईवान के अंदर कानून साजी के लिए जो अबारत पेश की जाती है उसको मसवदा कहा जाता है और जब पार्लियामेंट उसकी मंजूरी दे देती है तो वो मसवदा जो है वो कानून बन जाता है। तो किसी भी पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी लेजिस्लेचर के अंदर कानून साजी के लिए जो मसवदा, जो अबारत पेश की जाती है उसको मसवदा कहते हैं और जब पार्लियामेंट उसकी मंजूरी दे देती है तो वो कानून बन जाता है। सवाल इसका ये है कि किसी मसवदे के मालियाती होने या गैर मालियाती होने का फ़ैसला कौन करता है। तो इसमें ऑप्शन है वज़ीर-ए-आज़म, बादशाह, लॉर्ड स्पीकर और स्पीकर। तो इसका दुरुस्त जवाब है स्पीकर। तो जवाब भी इसी पेज के ऊपर है और उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जब पार्लियामेंट के अंदर कोई मसवदा पेश होता है तो इस बात का फ़ैसला करना कि ये मसवदा मालियाती है या गैर मालियाती है, ये इख्तियार जो है वो स्पीकर का है। नेक्स्ट है बरतानवी दारुल-उमरा के अरकान की मुद्दत कितनी है, 10 साल है, 15 साल है या फिर वो ताहयात है। तो बरतानवी जो पार्लियामेंट है उसके भी दो ईवान हैं, उसका ईवान ज़ेरी दारुल अवाम कहलाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, और बरतानवी पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है डैट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसके अरकान की मुद्दत कितनी है, तो उसका दुरुस्त जवाब है ताहयात। दारुल उमरा के जो अरकान हैं उनको ताहयात नामज़द किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, ये भी अमेरिकी पॉलिटिकल सिस्टम से है। अगर अमेरिकी सदर किसी भी वजह से अपने ओहदे पर बरकरार न रहे तो उसकी बकिया मुद्दत पूरी करता है। कौन पूरी करता है, चीफ जस्टिस, नायब सदर या फिर आर्जी सदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अमेरिकन सदर जो है उसका इंतखाब 4 साल की मुद्दत के लिए किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि अमेरिकन सदर का इंतखाब हर 4 साल बाद, जो लीप का साल होता है उसमें नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होता है। दोबारा सुन लीजिएगा कि अमेरिकी सदर का जो इंतखाब है वो हर 4 साल बाद, जो लीप ईयर होता है उसमें नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होता है। तो और उसका इंतखाब 4 साल के लिए किया जाता है। अगर अपनी 4 साल मुद्दत के दौरान सदर का इंतकाल हो जाता है, वो मुआवजे के ज़रिए बरतरफ हो जाता है या वो किसी भी वजह से अपने ओहदे के ऊपर बरकरार नहीं रह सकता या वो तवील छुट्टी पे चला जाता है, तो फिर उसकी जो बकिया मुद्दत है वो कौन पूरी करेगा? क्या दोबारा इलेक्शन होंगे या उसकी बकिया मुद्दत को और शख्स पूरी करेगा? तो एक बात ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका के अंदर जो सदारती इंतखाबात हैं वो मुकर्रर वक्त पर होते हैं। अगर सदर फौत भी हो जाए तो उसकी जगह पर बाई इलेक्शन नहीं होते।
तो नए इलेक्शन जो हैं वो 4 साल के बाद ही होने हैं। तो अगर उस मुद्दत के दौरान सदर फौत हो जाता है या वो रिज़ाइन दे देता है या वो बरतरफ हो जाता है तो फिर इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि उसकी जो बकिया मुद्दत होगी वो उसका नायब सदर जो है वो पूरी करता है। नेक्स्ट है हक़ बाज़ तलबी यानी रिकॉल। ये जो हक़ बाज़ तलबी है इसके लिए अंग्रेज़ी ज़बान में जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है रिकॉल, RECALL। रिकॉल किस सियासी निज़ाम में शहरियों का हक़ है? अमरीकी सियासी निज़ाम, पाकिस्तानी सियासी निज़ाम, बरतानवी सियासी निज़ाम या स्विस सियासी निज़ाम। स्विस से मुराद है स्विट्ज़रलैंड। तो हक़ बाज़ तलबी जो है ये स्विट्ज़रलैंड के शहरियों का अख्तियार है। हक़ बाज़ तलबी यानी रिकॉल स्विस शहरियों का वो अख्तियार है जिसे इस्तेमाल करके वो अपने मुंतखब किए हुए नुमाइंदों को बरतरफ कर सकते हैं या उन्हें उनकी मुकर्रर मुद्दत से पहले उनके ओहदों से अलग कर सकते हैं। और ये इख्तियार इस वक्त दुनिया भर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड के शहरियों को ही हासिल है और किसी जमहूरी मुल्क के शहरियों को ये इख्तियार हासिल नहीं है। नेक्स्ट है ये पाकिस्तान के पोलिटिकल सिस्टम से सवाल है। बलोचिस्तान सूबाई असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है? तो डियर स्टूडेंट्स, बलोचिस्तान सूबाई असम्बली जो है उसके अरकान की कुल तादाद जो है वो 65 है। बलोचिस्तान सूबाई असम्बली के अरकान की कुल तादाद 65 है। और नेक्स्ट है पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत का सबसे आला कानूनी मुशीर होता है। कानूनी मुशीर कौन है? एडवोकेट जनरल, अटारनी जनरल, वज़ीर दाखिला, चीफ व्हिप। तो आपने बताना है कि पाकिस्तान के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ा कानूनी मशीर जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है अटारनी जनरल। तो एक और बात भी रखिएगा, इसी से रेलेवेंट है कि जो सूबाई हुकूमत होती है उसका सबसे बड़ा जो कानूनी मशीर होता है वो एडवोकेट जनरल होता है और वफाकी हुकूमत का सबसे बड़ा जो कानूनी मशीर है वो अटारनी जनरल कहलाता है। नेक्स्ट है ये एक ऐड है मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट और विशिंग यू ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये गुज़िश्ता से पेवस्ता है। इसको पाकिस्तान के फ़्लैग को जो है मैंने डाउनलोड करके आपके लिए लगाया है और MCQs इसमें शामिल किए हैं BA 4th ईयर के लिए। और ये सिर्फ BA 4th ईयर के लिए नहीं बल्कि BS के जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के ख़ास तौर पर, और जो भी स्टूडेंट्स BS कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये इंतहाई ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो ये जो MCQs हैं ये BA पॉलिटिकल साइंस, BS पॉलिटिकल साइंस और दीगर जो पॉलिटिकल साइंस BS के स्टूडेंट्स हैं, MA पॉलिटिकल साइंस या वो कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दे रखे हैं, उन सब के लिए यकसा मुफीद हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान के पहले वज़ीर कानून कौन थे? लियाकत अली खान, जोगिंदर नाथ मंडल, मलक गुलाम मोहम्मद। तो दुरुस्त जवाब है जोगिंदर नाथ मंडल। पाकिस्तान के पहले वज़ीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल थे जो कि एक अक़लीती रुकन थे और पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के पहले इजलास की सदारत भी जोगिंदर नाथ मंडल ने की। नेक्स्ट है मुआहदा मैग्ना कार्टा पर कब दस्तखत किए गए? इसका इस सवाल का तल्लुक़ बरतानवी सियासी निज़ाम के साथ है। मैग्ना कार्टा एक मुआहदा है जो बरतानवी सियासी निज़ाम का बहुत अहम हिस्सा है और आपने बताना है कि मैग्ना कार्टा पर कब दस्तखत किए गए थे। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1215 में। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि बरतानवी जो मौजूदा सियासी निज़ाम है उसका आगाज़ 1215 से ही होता है। नेक्स्ट है बरतानिया में शानदार इनकलाब कब रूनुमा हुआ? तो आप कुछ सवाल जो हैं बरतानवी पॉलिटिकल सिस्टम से आ रखे हैं। तो बरतानिया में जो शानदार इनकलाब है जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है उसका आगाज़ जो है वो 1688 में हुआ था। नेक्स्ट है बरतानिया में मुसवदा हुकूक की मंजूरी कब दी गई? बरतानिया में मुसवदा हुकूक यानी बिल ऑफ राइट्स, मुसवदा हुकूक से मुराद है बिल ऑफ राइट्स, तो इसकी मंजूरी कब दी गई? 1689 में, 1689। नेक्स्ट है बरतानवी पार्लियामेंट ने कानून जानशीनी की मंजूरी कब दी? बरतानवी पार्लियामेंट ने कानून जानशीनी यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट की मंजूरी कब दी? तो इसका दुरुस्त जवाब है 1701। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कानून जानशीनी की मंजूरी। कानून जानशीनी के मुताबिक बादशाह के लिए ज़रूरी करार दिया गया कि उसका ताल्लुक़ हो कैथोलिक फ़िरके से, प्रोटेस्टेंट फ़िरके से, सेकुलर नज़रिए के साथ या लिबरल नज़रिए के साथ। तो आपने बताना है कि जो कानून जानशीनी है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है, उसके मुताबिक बादशाह के लिए कौन सी बात ज़रूरी है कि वो किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो? तो इसका दुरुस्त जवाब है प्रोटेस्टेंट।
तो प्रोटेस्टेंट के जो है वो यही बादशाही ख़ानदान का हकदार है, कैथोलिक फ़िरका जो है उसके इसका हकदार नहीं है। नेक्स्ट है बरतानवी पार्लियामेंट के ईवान ज़ेरी का नाम क्या है? दारुल अवाम, सेनेट, नेशनल असम्बली या दारुल अवाम। तो जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसके दो ईवान हैं, जो अपर हाउस है उसका नाम दारुल उमरा है, और जो ईवान ज़ेरी है यानी लोअर हाउस जो है उसको दारुल अवाम यानी हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी है कि वो दारुल उमरा का रुकन हो, दारुल अवाम का रुकन हो, बादशाह का नामज़द करदा हो या फ़ौज का चीफ़ हो। तो डियर स्टूडेंट्स, का दुरुस्त जवाब है कि दारुल अवाम का रुकन हो। बरतानवी आइन की दस्तूरी रवायात के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी होता है कि वो दारुल अवाम का मुंतखब रुकन हो। नेक्स्ट है तक़सीम अख्तियारात के अतबार से बरतानिया में निज़ाम हुकूमत है, वफाकी निज़ाम हुकूमत, वहदानी निज़ाम हुकूमत, इशराफिया या फिर नीम वफाक का निज़ाम। तो आपने बताना है कि तक़सीम अख्तियारात के अतबार से यानी डिवीज़न ऑफ पावर्स के अतबार से बरतानिया में कौन सा निज़ाम हुकूमत है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि तक़सीम अख्तियारात के अतबार से दो किस्म के निज़ाम हुकूमत होते हैं, एक वफाकी निज़ाम हुकूमत होता है और दूसरा वहदानी निज़ाम हुकूमत होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखिएगा कि ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें हुकूमत करने के जो अख्तियारात होते हैं उन्हें आइन के ज़रिए मरकज़ और सूबों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए, उस निज़ाम को वफाकी निज़ाम हुकूमत यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। और ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें हुकूमत करने के तमाम अख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दिए जाएँ, उसे वहदानी निज़ाम हुकूमत यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो बरतानिया में इस एतबार से वहदानी निज़ाम हुकूमत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कानून जानशीनी के मुताबिक बरतानिया में मज़हब का मुहाफ़िज़ है। कानून जानशीनी के मुताबिक बरतानिया में मज़हब का मुहाफ़िज़ है वज़ीर-ए-आज़म, बादशाह, स्पीकर या फिर लॉर्ड स्पीकर। तो इसका दुरुस्त जवाब है बादशाह। तो बरतानवी बादशाह जो है वो बरतानवी कौम के मज़हब का मुहाफ़िज़ भी है। नेक्स्ट है बरतानिया का पहला वज़ीर-ए-आज़म था विंस्टन चर्चिल, रॉबर्ट वालपोल, प्रोफेसर डाइसी, अलाइड जॉर्ज। तो आपने बताना है कि बरतानिया का पहला वज़ीर-ए-आज़म इनमें से किसे तस्लीम किया जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है रॉबर्ट वालपोल। तो इसके अलावा जो है जो विंस्टन चर्चिल है ये दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। प्रोफेसर डाइसी जो हैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस तजिया नगार हैं, और अलाइड जॉर्ज जो हैं ये पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे, और रॉबर्ट वालपोल का शुमार जो है बरतानिया के पहले वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर होता है। नेक्स्ट है बरतानिया में मुकामी हुकूमत का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? काउंटी, बरो, पैरिश, डिस्ट्रिक्ट। तो बरतानिया में मुकामी हुकूमत का जो सबसे छोटा यूनिट है वो पैरिश कहलाता है। नेक्स्ट है अमेरिका का यौम आज़ादी कब मनाया जाता है? 4 जून को, 4 जुलाई को, 4 अगस्त को या फिर 20 जनवरी को। अमेरिका का यौम आज़ादी कब मनाया जाता है? तो उसका दुरुस्त जवाब है 4 जुलाई को। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका जो है ये भी बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रहा है, और अमेरिका ने बरतानवी तसल्लुत से 1781 के अंदर जो है उसने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की थी। लेकिन ये जो 4 जुलाई है इसका तल्लुक़ जो है वो 4 जुलाई 1776 के साथ है। तो 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिकी अफवाज ने उन्होंने जो है क्या किया कि जॉर्ज वाशिंगटन की सरपरस्ती में जो है बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी किया था। तो अमेरिका जो अपना यौम आज़ादी मनाता है इसका तल्लुक़ उस दिन के साथ है जिस दिन उन्होंने बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी कर दिया था। तो उस दिन से जो है, जबकि उसने आज़ादी उसके बहुत अरसा बाद हासिल की थी, लेकिन 4 जुलाई 1776 को जो है जब उन्होंने बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी किया तो उसी दिन को जो है वो आज अपना यौम आज़ादी जो है वो मनाते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के पहले सदर का नाम था इब्राहिम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज वाशिंगटन और निक्सन। तो इसका दुरुस्त जवाब है जॉर्ज वाशिंगटन। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये अमेरिका के पहले सदर थे, और ये दूसरी बार भी मुंतखब हो गए थे, लेकिन तीसरी बार जो है उन्होंने सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। तो जॉर्ज वाशिंगटन की सरपरस्ती में जो है अमेरिकन ने जो है वो बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की थी। अमेरिकन जो स्टेट्स थी उन्होंने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के लिए जो अपनी फ़ौज कायम की थी उसका सरबराह भी जॉर्ज वाशिंगटन था। गोया अमेरिका का जो पहला सदर है उसका तल्लुक़ फ़ौज के साथ था।
नेक्स्ट है अमेरिकी सदर के ओहदे की मुद्दत अमेरिकी सदर के ओहदे की मुद्दत कितनी है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है या फिर 5 साल है। अमेरिकन सदर जो है उसके ओहदे की मुद्दत कितनी है, 2 साल, 4 साल, 3 साल या 5 साल। तो इसका दुरुस्त जवाब है 4 साल। अमेरिकन सदर का इंतखाब 4 साल के लिए मुद्दत के लिए किया जाता है और जब उसकी 4 साल की मुद्दत पूरी हो जाती है तो फिर वो दूसरी टर्म के लिए भी मुंतखब हो सकता है। एक अमेरिकन शख्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल अमेरिका का सदर रह सकता है। तो नेक्स्ट सवाल है, अमेरिकी कांग्रेस के ईवान ज़ेरी का नाम है सेनेट, राज्यसभा, जिरगा, ईवान नुमाइंदगान। तो इसका दुरुस्त जवाब है ईवान नुमाइंदगान। नेक्स्ट सवाल है, अमेरिकी सदर का इंतखाब कौन करता है, सेनेट के अरकान, ईवान नुमाइंदगान के अरकान, सुप्रीम कोर्ट या फिर अवाम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि अमेरिकन सदर का इंतखाब कौन करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, सेनेट के अरकान, ईवान नुमाइंदगान के अरकान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर अवाम। तो इसका दुरुस्त जवाब है अवाम। तो मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि अमेरिकी अवाम जो हैं हर 4 साल बाद लीप के साल में नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को 538 अरकान पर मुश्तमिल एक इंतखाबी अदारे का चुनाव करते हैं और फिर उस इंतखाबी अदारे के जो अरकान हैं वो सदारती उम्मीदवार को वोट देते हैं और जो सदारती उम्मीदवार 538 अरकान में से 270 वोट लेने में कामयाब हो जाता है उसे अमेरिका का सदर जो है वो करार दिया जाता है। तो अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है वो इनडायरेक्ट है लेकिन उसको इनडायरेक्टली डायरेक्ट भी कहा जाता है, यानी बिलवास्ता तौर पे वो बिला वास्ता भी है। नेक्स्ट है, ईवान नुमाइंदगान को मुद्दत के लिए यानी कितने मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है, 10 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल। तो उसका जवाब है 2 साल। अमेरिकन कांग्रेस का जो ईवान नुमाइंदगान है उसकी मुद्दत 2 साल है और ये दुनिया का सबसे कम मुद्दत रखने वाला ईवान है। नेक्स्ट है, अमेरिकन सेनेट का सरबराह कहलाता है स्पीकर, चीफ व्हिप, नैब सदर, आरजी सदर। तो अमेरिकन सदर का जो सरबराह है वो नैब सदर होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब सदर का इंतखाब होता है, जब अमेरिकी सदर का इंतखाब होता है तो उसके साथ जो है नैब सदर जो है वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होता है। तो सदर मुंतखब होने के बाद वो सरबराह रियासत और सरबराह हुकूमत के फ़रज़ सर अंजाम देता है, जबकि जो नैब सदर होता है वो मुंतखब होने के बाद वो सेनेट का सरबराह बन जाता है। और अगर अपनी 4 साल मुद्दत के दौरान जो सदर है वो फौत हो जाता है, वो रिज़ाइन दे देता है या वो बरतरफ हो जाता है या किसी भी वजह से वो अपने ओहदे से अलग हो जाता है तो फिर दोबारा इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि जितनी उसकी मुद्दत बच जाएगी वो उसका नैब सदर जो होता है वो उसकी मुद्दत पूरी करता है। नेक्स्ट है, अमेरिकी वफाक की इकाइयों को क्या कहा जाता है। तो उसके 4 ऑप्शन हैं, सूबा, कैंटन, रियासत, डिस्ट्रिक्ट। तो अमेरिकी वफाक की जो इकाइयाँ हैं उनको स्टेट्स कहा जाता है यानी रियासत कहा जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका के सदारती उम्मीदवार के लिए उम्र की हद मुकर्रर की गई है, कम अज़ कम 30 साल, कम अज़ कम 35 साल और कम अज़ कम 40 साल या कम अज़ कम 50 साल। तो अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि उसकी उम्र कम अज़ कम 35 साल हो। नेक्स्ट है, अमेरिकी सेनेट का कोरम है 20 अरकान, 40 अरकान, 51 अरकान, 70 अरकान। तो अमेरिकी सेनेट का जो कोरम है वो है 51 अरकान यानी 51%। तो अमेरिकी सेनेट जो है उसके अरकान की कुल तादाद 100 है और उसका जो कोरम है वो 51 अरकान पर मुश्तमिल है। कोरम से मुराद स्टूडेंट्स ये होता है कि कोई भी जो मजलिस कानून साज है, कोई भी जो लेजिस्लेचर है या कोई भी जो कानून साज अदारा होता है उसके इजलास को जारी रखने के लिए, उसकी कार्रवाई को जारी रखने के लिए एक मखसूस तादाद मुकर्रर कर दी जाती है कि अगर कम अज़ कम कुल अरकान में से इतने अरकान मौजूद हों तो फिर इजलास जो है वो जारी होगा या ईवान की कार्रवाई जारी रखी जाएगी। अगर वो तादाद कम हो जाए तो फिर इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाती है। तो जो तादाद मखसूस की जाती है इजलास को जारी रखने के लिए तो वो मखसूस तादाद जो है वो कोरम कहलाती है और अमेरिकन कांग्रेस का जो कोरम है वो 51% है। नेक्स्ट है, सदारती इंतखाबात के लिए कैम करदा इंतखाबी इदारा कितने अरकान पर मुश्तमिल होता है। तो इसका पहले भी 2-3 बार जिक्र हो चुका है। तो इसका दुरुस्त जवाब है 538 अरकान पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है, अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा ईवान कहा जाता है सदर को, फ़ौज को, सुप्रीम कोर्ट को या फिर रियासती असम्बलियों को। तो इसका दुरुस्त जवाब है सुप्रीम कोर्ट को। स्विट्ज़रलैंड की वफाकी इकाइयाँ कहलाती हैं सूबा, कैंटन, तहसील, रियासत।
तो स्विट्ज़रलैंड की जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनको कैंटन कहा जाता है, CANTON। और अमेरिकन वफाक की जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनको स्टेट्स कहा जाता है। और पाकिस्तान का जो वफाक है उसकी इकाइयों को सूबा कहा जाता है, जिन्हें प्रोविंस कहा जाता है। नेक्स्ट है स्विस वफाक कितने मुकम्मल कैंटन पर मुश्तमिल है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे बरतानिया, अमेरिका और पाकिस्तान से MCQs शामिल किए गए हैं, वहाँ इसमें जो स्विट्ज़रलैंड का जो सियासी निज़ाम है उसमें से भी चंद MCQs शामिल किए गए हैं। तो जो स्विट्ज़रलैंड है वो जो कि एक वफाक है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड का जो वफाक है उसकी तमाम इकाइयाँ यकसा स्टेटस नहीं रखती। उसमें से कुछ इकाइयाँ फुल कैंटन का दर्जा रखती हैं और कुछ हाफ कैंटन शुमार होती हैं। तो आपने बताना ये है कि स्विट्ज़रलैंड का जो वफाक है वो कितने मुकम्मल कैंटन पर मुश्तमिल है। तो उसमें 20 कैंटन मुकम्मल हैं और 6 उसके निसफ़ कैंटन हैं। स्विस वफाक कितने निसफ़ कैंटन पर मुश्तमिल है? 6 कैंटन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, स्विस वफाक के कुल 26 कैंटन हैं। उन 26 में से 20 मुकम्मल शुमार होते हैं और 6 उसके निसफ़ कैंटन शुमार होते हैं। जिस तरह अमेरिकन वफाक 50 इकाइयों पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान का वफाक जो है वो 4 सूबों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा उसमें वफाकी दारुल-हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर का इलाका है। तो स्विट्ज़रलैंड का जो वफाक है वो 26 इकाइयों पर मुश्तमिल है। उसकी इकाइयाँ कैंटन कहलाती हैं और उसमें से 20 कैंटन जो हैं वो मुकम्मल कैंटन शुमार होते हैं और 6 निसफ़ कैंटन का दर्जा रखते हैं। स्विस इंतज़ामिया कहलाती है वाहिद इंतज़ामिया, बरए-नाम इंतज़ामिया, तकसीरी इंतज़ामिया, सुपर इंतज़ामिया। यानी जो स्विस एग्जेक्टिव है उसको क्या कहा जाता है? तो वह है तकसीरी इंतज़ामिया, यानी प्लूरल एग्जेक्टिव। स्विस एग्जेक्टिव इज़ कॉल्ड प्लूरल एग्जेक्टिव। तो अगर इंतज़ामी अख्तियारात जो हैं वो किसी फ़र्द वाहिद के सुपुर्द कर दिए जाएँ तो उसको सिंगल एग्जेक्टिव कहा जाता है। जैसा कि अमेरिका के अंदर है, तमाम इंतज़ामी अख्तियारात अमेरिकन सदर के पास हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि अमेरिका के अंदर सिंगल एग्जेक्टिव का निज़ाम पाया जाता है। और स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो इंतज़ामी अख्तियारात हैं उन्हें 7 अफराद पर मुश्तमिल एक वफाकी कौंसल के सुपुर्द किया गया है। तो इस हवाले से जो है जो स्विस इंतज़ामिया है वो प्लूरल एग्जेक्टिव कहलाती है। स्विस इंतज़ामिया कितने मेंबरान पर मुश्तमिल है? तो इसका दुरुस्त जवाब है 7। इसको आप यूँ याद रख सकते हैं कि जो इंतज़ामी अख्तियारात अमेरिका में अकेले सदर इस्तेमाल करता है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर उन इंतज़ामी अख्तियारात को 7 अफराद पर मुश्तमिल एक फेडरल कौंसल के सुपुर्द किया गया है। स्विस मुकन्ना का नाम है कांग्रेस, पार्लियामेंट, वफाकी असम्बली या पंचायत। तो इसका दुरुस्त जवाब है वफाकी असम्बली, फेडरल असम्बली। तो कुछ नेक्स्ट जो पोर्शन है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से है। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली कितने अरकान पर मुश्तमिल थी? तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की जो पहली दस्तूर साज असम्बली है वो 69 अरकान पर मुश्तमिल है, 69 अरकान पर मुश्तमिल थी। नेक्स्ट है करारदाद मुकासद 1949 मंजूर हुई 12 मार्च को, 15 मार्च को, 20 या फिर 30 मार्च को। तो इसका दुरुस्त जवाब है 12 मार्च। करारदाद मुकासद यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन was passed on March 12, 1949। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म कौन थे? लियाकत अली ख़ान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा या चौधरी मोहम्मद अली। तो बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर-ए-आज़म थे वो लियाकत अली ख़ान हैं और पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो हैं वो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल भी बने और वो पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। यानी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो हैं वो पाकिस्तान में हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट दोनों अहम ओहदों पर फायज रहे हैं। 1962 का आइन था पार्लियामेंट्री, वहदानी, सदारती या इश्तराकी। तो 1962 का जो आइन है वो सदारती है। पाकिस्तान के अंदर अब तक 3 आइन जो हैं वो राज हो चुके हैं। एक 1956 में आइन राज हुआ, दूसरा 1962 में, तीसरा 1973 में। और इससे पहले जो है 1947 से लेकर 1956 तक जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसको एज ए अबूरी आइन जो था पाकिस्तान में नाफिज किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1947 से लेकर 1956 तक अबूरी आइन के तौर पे नाफिज रहा। फिर 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना जिसे 1958 में अयूब खान के मार्शल लॉ में जो है वो मनसूख कर दिया गया। फिर 1962 का आइन बना जो 1969 में मनसूख हुआ और फिर 1973 का आइन है जो ताहाल चल रहा है। तो आपने बताना है कि 1962 का आइन जो है क्या था। तो उसमें सदारती निज़ाम हुकूमत राज किया गया था। दीन इस्लाम को पहली बार कब पाकिस्तान का सरकारी मज़हब करार दिया गया था?
तो 1949 में जब करारदाद मुकासद मंजूर हुई, 1956 में, 1962 में या 1973 में, तो इसका दुरुस्त जवाब है 1973 के आइन में दीन इस्लाम को पाकिस्तान का सरकारी मज़हब करार दिया गया था। तो नेक्स्ट है पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल कौन थे? ख्वाजा नाज़मुद्दीन, सिकंदर मिर्ज़ा, मलक गुलाम मोहम्मद, अयूब खान। तो इसका दुरुस्त जवाब है मलक गुलाम मोहम्मद। स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो साजिशी सियासत है, जो महल्लाती साजिशें होती हैं, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जो है, उसका आगाज़ जो है वो मलक गुलाम मोहम्मद से होता है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है, सियासत के अंदर जो मनफी रुझान है, वो जो है उसको फ़रोग देने में मलक गुलाम मोहम्मद ने बड़ा मनफी किरदार अदा किया है। नेक्स्ट है सानिया मशरक़ी पाकिस्तान कब रूनुमा हुआ? 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1972, 16 दिसंबर 1973 या फिर 16 दिसंबर 1974 को। सानिया मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो 16 दिसंबर 1971 को जो है रूनुमा हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख़ का इंतहाई अफसोसनाक जो है वाक़या है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और मशरक़ी पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान का सूबा था, वो अलग होकर बांग्लादेश के नाम से एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनने में कामयाब हो गया। यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ का ये स्याह-तरीन दिन है और एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पाकिस्तान में रूनुमा हुआ है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अरकान की कुल तादाद कितनी है? 342, 420 और 313। तो इसका दुरुस्त जवाब है 342। पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसके अरकान की कुल तादाद इस वक्त 342 है। तो ये जो 342 हैं, इनकी तकसीम इस तरह की गई है कि इसमें 272 जनरल नशिस्तें हैं और 60 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मखसूस हैं और 10 नशिस्तें अक़लियतों के लिए मखसूस हैं। तो इस तरह कुल नशिस्तें जो हैं वो 342 बनती हैं। जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो सिर्फ जनरल सीटों के ऊपर होते हैं, जो 272 हैं। दो ख़वातीन भी नामज़द होती हैं और अक़लियतें जो हैं वो भी नामज़द होती हैं। तो कुल नशिस्तें जो हैं वो 342 हैं। 1973 के आइन के मुताबिक सरबराह रियासत है वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, सदर या गवर्नर। तो 1973 के आइन के मुताबिक सरबराह रियासत जो है वो सदर है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर सरबराह रियासत रस्मी और बराए नाम हैसियत का मालिक होता है, जबकि वज़ीर आज़म जो है उसको हकीकी इंतज़ामी अख्तियारात हासिल होते हैं। 1973 का दस्तूर कुल कितनी दफ़ात पर यानी आर्टिकल्स पर मुश्तमिल था? तो इसका दुरुस्त जवाब है 280। तो 1973 का आइन 280 दफ़ात पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र की हद कितनी है? 62 साल, 60 साल, 62 साल, 65 साल या फिर 70 साल। आपने बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसके जजों की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो कितनी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है 65 साल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि जो हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उनके जजेस जो हैं वो 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है सूबाई हुकूमत का सरबराह होता है गवर्नर, सदर, वज़ीर आज़म या चीफ जस्टिस। तो सूबाई हुकूमत का जो सरबराह है वो वज़ीर आला होता है। सूबे का जो दस्तूरी आइनी सरबराह होता है वो गवर्नर होता है और सूबाई हुकूमत जो होती है उसका सरबराह वज़ीर आला होता है। पाकिस्तान के सैनेट के अरकान की कुल तादाद कितनी है? 100 है, 104, 110 और 200, 342। तो पाकिस्तान में सैनेट के अरकान की कुल तादाद 104 है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के किस दस्तूर में 2 ईवानी मुकन्ना का निज़ाम राइज किया गया? 1956 के आइन में, 1962 के आइन में, 1973 के आइन में या फिर 1885 की 8वीं तरमीम के ज़रिए। तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में जो 3 दस्तातीर राइज हुए हैं, 1956 के आइन में भी पाकिस्तान की जो दस्तूर साज असम्बली है वो 1 ईवानी थी। 1962 के आइन में भी पाकिस्तान में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का निज़ाम राइज रहा और फिर 1973 में जो है पाकिस्तान के अंदर 2 ईवानी मुकन्ना यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर कैम की गई थी। ये बात याद रखिएगा, जो कि इंतहाई अहम बात है कि जिन मुल्कों के अंदर वफाकी निज़ाम हुकूमत होता है वहाँ पे 2 ईवानी मुकन्ना कैम करना रियासत की बहुत अहम ज़रूरत होती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर 1956 में और फिर 1962 के आइन में वफाक की इस अहम ज़रूरत को नज़रअंदाज किया गया था और इसी वजह से जो है पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हुआ और पाकिस्तान जो है वो 1971 में जो है वो टूट गया। लेकिन 1973 में जो है इस अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया और 1973 के आइन में वफाक को मजबूत बनाने के लिए जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसके 2 ईवान कैम किए गए थे। नेक्स्ट फिर है कि पॉलिटिकल साइंस के मतलब आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसमें बरतानिया, USA, स्विट्ज़रलैंड और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बारे में इंतहाई अहम MCQs शामिल किए गए हैं
और इस वीडियो के अंदर जो है आपको बीए का जो एग्ज़ाम आपका होता है उसकी तैयारी के सिलसिले में बड़ी मदद मिल सकती है। बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के हैं या जो दीगर सब्जेक्ट्स के अंदर बीएस कर रहे हैं और उसमें वो एज ए सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी फ़ायदेमंद है। एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इम्तिहानात लोग दे रहे होते हैं या एनटीएस के जो इम्तिहानात दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। मोहम्मद नवाज़ वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो नेक्स्ट है इज्तिमाई ज़िम्मेदारी यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का असूल किस सियासी निज़ाम में पाया जाता है या ये किस सियासी निज़ाम की मुनफरिद खसूसियत है। तो इसमें ऑप्शन है सदारती निज़ाम हुकूमत, बादशाहत, आमरीत या पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। तो इसका दुरुस्त जवाब है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज्तिमाई ज़िम्मेदारी जो है, ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की खसूसियत है और ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में कबीना पर ऐद होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि पार्लिमानी निज़ाम में जो कबीना है वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में इज्तिमाई तौर पर पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होती है। नेक्स्ट है बरतानिया का पहला वज़ीर आज़म किसे तस्लीम किया जाता है। ये सवाल पहले भी हो गया, रिपीट हो रखा है, रॉबर्ट वालपोल। नेक्स्ट देखते हैं तकसीम इख्तियारात के अतबार से बरतानवी सियासी निज़ाम कौन सा है। तो इसका दुरुस्त जवाब है वहदानी निज़ाम हुकूमत। मुकन्ना और इंतज़ामिया के बाहमी तल्लुक़ के अतबार से बरतानिया में कौन सा सियासी निज़ाम पाया जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। तो डियर स्टूडेंट्स, मुकन्ना और इंतज़ामिया यानी लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव जो है इसके बाहमी तल्लुक़ के अतबार से दो निज़ाम होते हैं, एक पार्लिमानी निज़ाम और दूसरा सदारती निज़ाम हुकूमत। अगर मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान बाहमी तल्लुक़ पाया जाता हो, बाहमी हमांगी पाई जाती हो और उनके दरमियान कोलैबोरेशन पाई जाती हो, वो इंटरलिंक्ड हों, इंटरडिपेंडेंट हों, तो ऐसा निज़ाम जो है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कहलाता है। और अगर मुकन्ना निज़ामिया के दरमियान अलहदगी इख्तियारात हो, सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, तो फिर जो है वो उसको सदारती निज़ाम हुकूमत कहते हैं। तो बरतानिया में जो है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है क्योंकि वहाँ पे मुकन्ना और इंतज़ामिया में बाहमी तल्लुक़ पाया जाता है। नेक्स्ट है बरतानवी दारुल उमरा का सरबराह कौन होता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है लॉर्ड स्पीकर। तो बरतानवी जो दारुल अवाम है उसका सरबराह स्पीकर कहलाता है और दारुल उमरा जो है उसका सरबराह लॉर्ड स्पीकर कहलाता है। अमेरिकी सदर का इंतखाब कब होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अमेरिकी सदर का इंतखाब जो है हर 4 साल बाद लीप के साल में नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होता है। तो लीप का साल ऐसे साल को कहते हैं जो 4 बार पूरा तकसीम हो जाता है। जो साल 4 बार पूरा तकसीम हो जाए उसको लीप का साल कहते हैं, या फिर ऐसा कैलेंडर ईयर जिसमें फरवरी जो है वो 29 दिन का हो। जिस साल फरवरी 29 दिन का होता है उसे भी लीप का साल कहते हैं। पॉकेट वीटो किस मुल्क के सरबराह हुकूमत और सरबराह रियासत का अख्तियार है। तो इसका दुरुस्त जवाब है अमेरिकन सदर। तो पॉकेट वीटो जो है वो अमेरिकन सदर का अख्तियार है। नेक्स्ट है यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। ये वीडियो कदरे थोड़ी सी तवील होगी, काफ़ी ज़्यादा इसमें MCQs शामिल किए गए हैं और इसमें 4 पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको ज़ेर बहस लाया गया है, बरतानिया, अमेरिका, पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको हमारी कावश जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप हमसे ज़रूर रब्ता किया करें और आप हमें जो है वो हमारी इस्लाह के लिए हमें मशवरा दे सकते हैं। अपने काम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भी आप हमें मशवरा दे सकते हैं। वीडियो सुनते हुए अगर आपको कोई मुश्किल पेश आई हो या आपको कोई मसला दरपेश हो तो आप कमेंट में जाकर जो है अपनी राय का इजहार कर सकते हैं ताकि आइंदा वीडियो के अंदर जो है आपका ख्याल रखा जाए और ऐसी वीडियोस तैयार की जाएँ जो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद हों। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।